समझ लेना थोड़ा। पौरव राजवंश का उदय कैसे होता है या फिर ब्रह्मपुर राज्य आपको कैसे देखने को मिलता है उत्तराखंड में। सबसे पहले हमने पढ़ा था कि जब भी कोई बड़ा राजवंश भारत में चलता है, ठीक है, तो जैसे इस समय अभी भारत में हर्षवर्धन का शासनकाल था। हर्षवर्धन भारत का इस समय राजा था। हर्षवर्धन क्या करता है, पूरे भारत में सामंत व्यवस्था स्थापित करता है। हर्षवर्धन भारत का राजा है। अभी जैसे इससे पहले गुप्त वंश चल रहा था, गुप्त वंश के समय भी उत्तराखंड में गुप्तों का शासन था, ठीक है। यहाँ पर जब हर्षवर्धन राज कर रहा था अभी भारत में, तो इसने एक व्यवस्था चलाई, सामंत व्यवस्था। पूरे भारत में सामंत व्यवस्था चलाई, यानी कि पूरे भारत तो इसके अंडर में है, लेकिन वहां पर सामंत रखेगा। ये सामंत का मतलब छोटा सा एक अधिकारी, तुम उस क्षेत्र की क्या करोगे, पूरी व्यवस्था देखोगे। तो इस समय अगर हम देखें तो मैंने कहा था कि इस समय हमें छोटे छोटे वंश देखने को मिलते हैं। जैसे यहाँ पर अभी भी कौन सा है, शत्रुघ्न राज्य अभी भी राज कर रहा है, पुनिंद वंश के लोग अभी भी राज कर रहे हैं। गुप्त वंश के समय हमें एक राज्य यहाँ पर देखने को मिलता है जिसे बोलते हैं अहिछत्रा राज्य, ठीक है। अहिछत्रा राज्य जो कि रामनगर के आसपास था, ठीक। और इस समय हमारे पास यहाँ पर गोविसान राज्य भी देखने को मिलता है, गोविसान, ठीक है। गोविसान यानी कि वर्तमान का काशीपुर, यहाँ पर भी आपका एक छोटा सा राज्य देखने को मिलता है। इधर आपका जो ये वाला क्षेत्र है, यहाँ पर हमें करतरपुर राज्य भी देखने को मिलता है। और इस वाले साइड हमने पढ़ा था कि एक बड़ा सा वंश था, बड़ा सा राज्य देखने को मिलता है, ब्रह्मपुर राज्य, ठीक है। इस समय इस ब्रह्मपुर राज्य के उत्तर दिशा में एक और राज्य था, स्वर्णगोत्र राज्य, स्वर्णगोत्र राज्य था, ठीक है। इधर देवप्रयाग के आसपास, देवप्रयाग के आसपास यहाँ पर एक राज्य था छोटा सा। किसका राज्य था भाई देवप्रयाग में? देवप्रयाग में हमें कल्याण वर्मन का राज्य भी देखने को मिलता है, कल्याण वर्मन, ठीक है। कल्याण वर्मन का राज्य भी देखने को मिलता है इस समय। कल्याण वर्मन वो व्यक्ति है, इसका पुत्र होता है आदित्य वर्मन। क्या बनाया था उसने, आदित्य वर्मन ने? आदित्य वर्मन होता है कल्याण वर्मन का पुत्र, जिसने पलेटी का जो सूर्य मंदिर है, पलेटी सूर्य मंदिर कहां पर, देवप्रयाग के इंडोला खाल में पलेटी का सूर्य मंदिर बनाने वाले भी आदित्य वर्मन है। ये सारे इस समय हमें देखने को मिलते हैं छोटे छोटे राज्य, ठीक है। अब क्या होता है कि जैसे ही क्या होता है कि हर्षवर्धन का शासनकाल चलता है, तो हर्षवर्धन क्या करता है भाई, सामंत व्यवस्था चलाता है पूरे भारत में, ठीक है। तो ये क्या करेगा, उत्तराखंड के राज्यों को सभी को जीतेगा हर्षवर्धन, और यहाँ पर सामंत रखेगा। जैसे एक यहाँ पर सामंत रख दिया, एक यहाँ पर रख दिया, क्या ऐसे पूरे भारत में सामंत व्यवस्था रखेगा। देखो इधर के आसपास अभी कन्याकुंज, कन्याकुंज नाम का राज्य भी था, कन्याकुंज, और यहाँ का शासक इस समय यशोवर्मन था, यशोवर्मन, ठीक है। अब हर्षवर्धन क्या करेगा, इस यशोवर्मन को अपना सामंत नियुक्त करेगा। अब इस यशोवर्मन का काम क्या होगा कि जो ये पूरा है उत्तराखंड का क्षेत्र, यहाँ की देखभाल करना, यहाँ का शासन चलाना। तो ये था सामंत व्यवस्था। अब ऐसे नहीं कि हर जगह देखो छोटे छोटे राज्य हैं, यहाँ पर हर जगह सामंत रखोगे तो बहुत सामंत रखेंगे। तो यहाँ पर एक ही सामंत होगा, वो था कन्याकुब्ज का राजा यशोवर्मन। इसको सामंत बनाया किसने, हर्षवर्धन ने, और इसको कहा कि तुम इस क्षेत्र को देखना, यहाँ का शासन चलाना। तो ये सामंत व्यवस्था कौन चलाता है, हर्षवर्धन। जैसे ही हर्षवर्धन की मृत्यु हो जाती है भाई, जैसे ही हर्षवर्धन मर जाता है भारत का राजा, वैसे ही हर्षवर्धन के शासनकाल में उसकी मृत्यु होने के बाद जो छोटे छोटे राज्य है ये खुद को क्या कर लेते हैं, स्वतंत्र घोषित कर लेते हैं, ठीक है। क्योंकि बड़ा राजा नहीं है अब, ठीक है। और यशोवर्मन राजा नहीं है, यशोवर्मन खुद एक सामंत है। तो यशोवर्मन तो सबसे पहले खुद को घोषित करेगा स्वतंत्र, भाई मैं राजा हूं। तो इसके जो आसपास के राज्य है वो भी खुद को क्या करेंगे, स्वतंत्र घोषित करेंगे कि अब हम किसी राजा के अधीन नहीं है। तो जैसे ही हर्षवर्धन की मृत्यु होती है तो ये सारे राज्य खुद को स्वतंत्र घोषित कर लेते हैं। और इस समय हमें उत्तराखंड में जो सबसे बड़ा राज्य देखने को मिलता है वो होता है ब्रह्मपुर राज्य। इन सब में सबसे बड़ा राज्य कौन सा होता है, ब्रह्मपुर राज्य। तो ऐसे ही ब्रह्मपुर राज्य का उदय होता है भाई। ब्रह्मपुर राज्य, यहाँ पर किस वंश के लोगों ने राज किया था, पौरव वंश के लोगों ने राज किया था। तो यही पौरव वंश हमें पढ़ना है, ठीक है। तो कुछ चीजें मैंने आपको कल बताई थी कि पौरव वंश जो हमारे पास है, ठीक है, पौरव वंश यानी कि ब्रह्मपुर राज्य, इसके हमारे पास सोर्स ब्रह्मपुर राज्य, जिसे क्या भी बोलते हैं, पौरव वंश, ठीक है, पौरव वंश बोलते हैं इसे। और इसे ही आपका पर्वताकार राज्य भी कहते हैं, पर्वताकार राज्य, पर्वताकार राज्य भी कहते हैं। और क्या क्या कहते हैं इसे भाई, है पता? तालेश्वर अभिलेख में इसे इंद्र की नगरी भी कहा गया है। तालेश्वर अभिलेख में इसे क्या भी कहा गया है, इंद्र की नगरी। तो इंद्र की नगरी भी कहते हैं इस ब्रह्मपुर राज्य को, ठीक है, इंद्र की नगरी भी कहते हैं इसे। इस वंश को जानने के तो पहला क्या बताया था मैंने, तालेश्वर अभिलेख। तालेश्वर अभिलेख किस वंश के बारे में हमें जानकारी देता है, अगर आपसे पूछे तो पौरव वंश के बारे में हमारे पास जानकारी देता है, ठीक है। दूसरा यहाँ पे ध्यान रखना कि जो तालेश्वर अभिलेख है भाई, कहां से मिला है ये, अल्मोड़ा से मिला है, ठीक है।
अल्मोड़ा से। देखो मैं इसको आज खत्म कर दूंगा, आप टेंशन मत लो, ठीक है। जो पिछला रिवाइज था वो मैं आपको बता रहा हूँ, जो कल पढ़ाया था हमने। चलो, तालेश्वर अभिलेख, इसकी खोज करने वाले कौन है? वाई.के. गुप्ते। कब की थी खोज इसकी? 1915 में, ठीक है। चलो, और तालेश्वर अभिलेख हमें किस वंश की जानकारी देता है? पौरव वंश की जानकारी। किस भाषा में है ये? भाषा कौन सी इसकी? भाषा है संस्कृत, और लिपि ब्राह्मी लिपि, ठीक है। ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है ये। बाकी अष्ट धातु का, ये ताम्र धातु या अष्ट धातु का है, ताम्र धातु या फिर आपको ध्यान रखना है अष्ट धातु का है, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात क्या है कि जो ये तालेश्वर अभिलेख है ये हमें ब्रह्मपुर राज्य या पौरव वंश की जानकारी देता है। लेकिन इस तालेश्वर अभिलेख में हमें 5 राजाओं के नाम मिलते हैं, 5 राजाओं के। सबसे पहला राजा विष्णु बर्मन, विष्णु बर्मन, ठीक है। इसके बाद वृष बर्मन, वृष बर्मन के बाद अग्नि बर्मन, अग्नि बर्मन, और अग्नि बर्मन के बाद दूती बर्मन, और दूती बर्मन के बाद किसका नाम मिलता है लास्ट? विष्णु बर्मन। तो विष्णु बर्मन 2 हो गए भाई। तो इसको हम फिर कैसे लिखेंगे? इसको लिखेंगे फर्स्ट और इसको क्या लिखेंगे? सेकंड लिखेंगे। तो ये 5 राजाओं के नाम हमें किस अभिलेख में मिलते हैं? तालेश्वर अभिलेख में। अब यहाँ पर ये अंदाजा नहीं लगाया गया कि यह अभिलेख है किस राजा का है। इतिहासकार भाई नाम तो सबके हैं, अब क्या पता ये अभिलेख इसका भी हो सकता है, ठीक है, या पता इसका भी हो सकता है लास्ट वाले का, या बीच वाले का भी हो सकता है, ठीक है। अब हमें एक उपाधि मिलती है अग्नि बर्मन के सामने, एक उपाधि मिलती है महाराजाधिराज। क्या है उपाधि? महाराजाधिराज परम भट्टारक, परम भट्टारक राजा, एक उपाधि मिलती है, ठीक है। किसके आगे? इसी तालेश्वर अभिलेख में हमें अग्नि बर्मन के आगे महाराजाधिराज एक उपाधि मिलती है, ठीक है। अब यानी कि जो अग्नि बर्मन था एक महान शासक था, तभी तो उसको उपाधि मिली होगी भाई। जो राजा महान होगा, शक्तिशाली होगा, उसी को तो उपाधि देंगे। जो ऐसे ही होगा बेकार राजा, जो हर युद्ध में हारता है, तो उसे कौन उपाधि देगा? कौन उसे महाराजा बोलेगा? तो यानी कि अग्नि बर्मन को उपाधि दी गई है। तो इतिहासकार फिर अंदाजा लगाते हैं, लिखा नहीं है ऐसे, ठीक है, सेंस लगाते हैं कि भाई जो दूती बर्मन है उसका पिता एक महान था, महान शासक, तभी तो उपाधि मिली है। तो दूती बर्मन ने अपने पिता के बारे में लिखा है कि वो महान है, उसे महाराजाधिराज उपाधि मिली है। तो इसलिए इतिहासकार ये अंदाजा लगाते या ये सेंस लगाते हैं कि जो ये तालेश्वर अभिलेख है वो अग्नि बर्मन के पुत्र दूती बर्मन ने लिखवाया होगा, इसलिए कि उसका पिता, अपने पिता के बारे में बताने के लिए या फिर अपने पूर्वजों के बारे में बताने के लिए, ठीक है। तो कहा जाता है, क्वेश्चन भी आया है कि तालेश्वर अभिलेख किस राजा का है। अगर एक राजा का नाम पूछे तो कौन सा है राजा? वो दूती बर्मन का। किसका है ये? दूती बर्मन का है, ठीक है। और पूछे कि इस अभिलेख में कितने राजाओं के नाम है? 5। किस राजा का अभिलेख है ये? दूती बर्मन। एक राजा चुनना पड़े तो कौन चुनेंगे आप? दूती बर्मन, ठीक है। तो ये 5 राजाओं के नाम मिलते हैं हमें किसमें? इस तालेश्वर अभिलेख में। दूसरा, मैंने इसका जो सोर्स बताया था आपको, दूसरा हमारे पास कौन आया है? एक यात्री आया था वेनसोंग, वेनसोंग नाम का एक यात्री आया था। वेनसोंग का यात्रा वृत्तांत, यात्रा वृत्तांत। और ये हमें किस वंश के बारे में जानकारी देता है? पौरव वंश के बारे में, ठीक है। वेनसोंग चीन का यात्री था भाई, चीन से आया था वो भारत। ऐसे भी क्वेश्चन पूछा गया है, उस समय भारत में किसका शासन था भाई? हर्षवर्धन के दरबार में आया था, ठीक है। हर्षवर्धन के दरबार के बाद जब हर्षवर्धन की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद ये कहाँ चले जाता है? उत्तराखंड आता है। उत्तराखंड यानी कि हमारे कुमाऊं में आता है, ये कुमाऊं और गढ़वाल में, ठीक है। तो वेनसोंग का यात्रा वृत्तांत क्या है उसका नाम? सीयूकी। सीयूकी से हमें इस वंश के बारे में जानकारी मिलता है। तो इस यात्रा वृत्तांत में उसने बहुत सारी चीजें लिखी है। जैसे हरिद्वार के लिए क्या लिखा है? मो यू लो। हरिद्वार के लिए लिखा है चाइनीज भाषा में मो यू लो, ठीक है। और आपका काशीपुर के लिए क्या लिखा है? क्यू पी स्वंगना। काशीपुर के लिए लिखा है क्यू पी स्वंगना। हिमालय के लिए या ब्रह्मपुर राज्य के लिए क्या लिखा है? पोलो कीमोपुलो, पोलो हीमोपुलो, पोलो हीमोपुलो किसके लिए कहा है? हिमालय के लिए या ब्रह्मपुर राज्य के लिए, ठीक है। तो इसका भी यात्रा वृत्तांत हमें इस वंश के बारे में जानकारी देता है। लेकिन जो ये यात्रा वृत्तांत है ये किस भाषा में है भाई? चीनी भाषा में है। इसका अंग्रेजी अनुवाद अगर आपसे पूछे, अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? विल नामक एक व्यक्ति होते हैं अंग्रेज, उसने इसका अंग्रेजी अनुवाद किया था। तो वेनसोंग का यात्रा वृत्तांत ध्यान रखना, वेनसोंग का यात्रा वृत्तांत और तालेश्वर अभिलेख हमें किस वंश के बारे में जानकारी देता है? पौरव वंश के बारे में जानकारी देता है। तो ये सारी चीजें तो हमने कल पढ़ी है। इसके आगे का देखो, ठीक है। इसके आगे हम पढ़ेंगे पौरव वंश का प्रशासन। प्रशासन कैसे था भाई? यहां से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं, तो लिखो, हेडिंग डालो, पौरव वंश का प्रशासन, पौरव राजवंश का प्रशासन, पौरव वंश का प्रशासन, पौरव वंश का प्रशासन, ठीक है।
पौरव वंश का प्रशासन। पौरव वंश का प्रशासन, प्रशासन में आप देखते हैं भाई, जैसे वर्तमान में है कि अभी हम राज्य की बात करते हैं तो राज्य में सबसे ऊपर कौन सा है? राज्य है ना। अभी राज्य के नीचे जिले आते हैं, जिले के नीचे क्या आते हैं? तहसील आती है, तहसील के नीचे आपका फिर और आते हैं गांव, नगर पंचायत, ये आते हैं। ठीक है, तो वैसे ही उस समय पौरव वंश में सबसे ऊपर था देश। ठीक है, लिखते हुए जाना साथ साथ में। देश के नीचे क्या था? देश के नीचे था आपका प्रांत। प्रांत, प्रांत के नीचे क्या था आपका? जिले आने चाहिए थे। प्रांत यानी कि राज्य को बोलते हैं, तो प्रांत के नीचे जिले आने चाहिए थे, लेकिन पौरव वंश में जिला नहीं था। ठीक है, ध्यान रखना। जिले के नीचे क्या आएंगे? सीधे अब तहसील आएगी। अब तहसील के नीचे क्या आएगा? अब ग्राम। तो ये था इनका प्रशासन। अगर आपसे पूछे कि पौरव वंश में क्या जिले थे? नहीं, जिले अभी बने ही नहीं। जिले कब बनेंगे? जब कत्यूरी वंश है। कत्यूरी वंश में हमें जिले देखने को मिलते हैं। देखो, देश को तो देशी बोलते हैं भाई, देश को क्या बोलते हैं? अभी भी देशी बोलते हैं, उस समय भी देश बोलते थे। प्रांत को उस समय बोलते थे भुक्ति, यानी कि जो प्रांत राज्य होता है उसको क्या बोलते थे? भुक्ति। तहसील को क्या बोलते थे? पाठक। तहसील को पौरव वंश में पाठक के नाम से जानते थे। अगर आपसे पूछे ना, पौरव वंश में तहसील को तहसील नहीं बोलते थे, तहसील तो आजकल बोलते हैं, उस समय क्या बोलते थे? तहसील इकाई को पाठक बोलते थे। और ग्राम को क्या बोलते थे? ग्रामक्ष पटलिक। ग्रामक्ष पटलिक, ग्रामक्ष पटलिक, ग्राम नहीं बोलते थे, ग्रामक्ष पटलिक बोलते थे। ठीक है, दूसरा यहां पे ध्यान रखना, देश, देश में कौन होता है सबसे ऊपर? राजा होता है। ठीक है, अभी जैसे वर्तमान अभी तो राष्ट्रपति है, लेकिन उस समय की बात कर रहे हैं हम, राजा था। प्रांत का सबसे बड़ा अधिकारी यानी कि भुक्ति का सबसे बड़ा अधिकारी भुक्तिपति, सबसे बड़ा जो यहाँ का शासन देखता था, भुक्ति यानी कि प्रांत का। अब पाठक, पाठक यानी कि तहसील का सबसे बड़ा अधिकारी पाठकपति, पाठकपति। और ग्राम का सबसे बड़ा अधिकारी, प्रधान नहीं होता था उस समय, महतर, महतर बोलते थे, महतर। ठीक है, महतर बोला जाता था। तो ये था भाई इनका प्रशासन उस समय, पौरव वंश का प्रशासन। ठीक है, ध्यान रखना यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट है आपका पाठक। ठीक है, क्योंकि तहसील इकाई को क्या बोलते थे? पाठक बोलते थे। बाकी प्रांत तो आपको यहाँ पर भी देखने को मिलते हैं, आपका कत्यूरी वंश भी देखने को मिलेंगे आपका, फिर आगे पंवार वंश, चंद वंश, इसमें भी आपको प्रांत, प्रांत यानी कि एक राज्य होता है। ठीक है, जैसे आपने पढ़ा है कि वैनसोंग ने कहा था अपने यात्रा वृत्तांत में, वैनसोंग ने, कि ब्रह्मपुर राज्य के उत्तर दिशा में एक राज्य था। कौन सा? ब्रह्मपुर राज्य के उत्तर दिशा में कौन सा राज्य था? स्वर्णगोत्र राज्य। ठीक है, वो भी एक राज्य था, प्रांत था वो भी, स्वर्णगोत्र राज्य। ब्रह्मपुर राज्य के उत्तर दिशा में एक राज्य था, स्वर्णगोत्र राज्य। कौन लिखता है ऐसे? वैनसोंग। और यहां पर ज्यादा स्वर्ण होता था, यानी कि सोना होता था यहां पर, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? स्वर्णगोत्र राज्य। और यहाँ की जो महिला, यहाँ की जो शासिका होती है वो कौन होती है? हमेशा महिला होती है। कहाँ है ऐसे उसने लिखा है, वैनसोंग ने अपने यात्रा वृत्तांत में लिखा है कि मैं ब्रह्मपुर गया, ब्रह्मपुर राज्य के उत्तर दिशा में मुझे एक और राज्य मिला जहां पर महिला ही शासिका होती है, महिला ही शासन चलाती है, और वहां पर सोने का अधिक उत्पादन होता है। ये सारी चीजें वैनसोंग लिखते हैं अपने यात्रा वृत्तांत में। इसलिए इस राज्य को स्वर्णगोत्र राज्य या फिर स्त्री राज्य की भी संज्ञा दी गई है। तो ध्यान रखना, किस राज्य को स्त्री राज्य या फिर स्वर्णगोत्र राज्य कहते हैं? इसी स्त्री राज्य या स्वर्णगोत्र राज्य को। ठीक है, चलो, तो ये था इनका प्रशासन। अब आगे देखो, पौरव वंश में हम पढ़ेंगे राज्य की आय। हेडिंग डालो, राज्य आय। राज्य की जो आय का प्रमुख स्रोत होता है भाई, वो आपको पता है क्या होता है? व्यापार होता है, भूमि होता है, टैक्स होता है। ठीक है, राज्य की आय का प्रमुख स्रोत होता है भूमि। अब भूमि से जो टैक्स लेते हैं, आय लेते हैं, व्यापार करते हैं, वो सारी चीजें पढ़ेंगे हम। तो पौरव वंश में राज्य की आय का जो प्रमुख स्रोत था वो था आपका राजस्व। राजस्व का मतलब टैक्स। ठीक है, पौरव वंश में कितने प्रकार के टैक्स का वर्णन मिलता है आपको? तो ध्यान रखना, पौरव वंश में एक था आपका भाग कर, भाग कर, एक था आपका भोग कर, भोग कर, और एक आपका मिलता है बलि कर, बलि कर। ठीक है, तो पौरव वंश में हमें 3 प्रकार के कर देखने को मिलते हैं। एक आपका भाग कर, लिखते भी जाना साथ साथ में, ठीक है, ऐसे बनाते जाना। एक आपका भाग कर, ठीक है, एक आपका भोग कर, और एक आपका बलि कर। 3 प्रकार। ठीक है, भाग कर, भोग कर और बलि कर। भाग कर, भोग कर और बलि कर। ठीक है, भाग कर, भाग कर कैसा कर था भाई? ये था आपका भूमि कर। भाग कर आपका कैसा कर था? भूमि कर। तो ध्यान रखना, पौरव वंश में भूमि कर को क्या बोलते थे? भाग कर, जो भूमि से लेते थे। भोग कर कैसा कर था?
ये आपका पौरव वंश में व्यापार कर था, या फिर आप इसको बोल सकते हैं नगद कर, नगद कर। तो पौरव वंश में भोग कर कैसा कर था, व्यापार कर या फिर नगर कर। ठीक है, चलो तीसरा देखना यहां पर बलि कर। देखो बलि कर की स्पष्ट जानकारी नहीं है, फिर भी स्पष्ट जानकारी नहीं है हमारे पास, बुकों में नहीं लिखा था कि बलि कर कैसा कर था, लेकिन हमारे पास एक वंश चलता है भारत में, मौर्य वंश। मौर्य वंश के समय एक कर हुआ करता था बलि कर, और ये कैसा कर था मौर्य वंश में, धार्मिक कर। मौर्य वंश में, मौर्य वंश इससे पहले तो चला है, मौर्य वंश अभी भाई मौर्य वंश समाप्त हो चुका है इस समय के लिए। तो मौर्य वंश में हमें एक कर देखता था, कौन सा कर, बलि कर। और कैसा कर हुआ करता था, धार्मिक कर। लेकिन हमारे उत्तराखंड में बलि कर का जो पौरव वंश में चलता था, इसका कोई स्पष्ट वर्णन नहीं है कि ये कैसा कर था। लेकिन फिर इतिहासकारों ने कहा है कि भाई शायद से, जैसे मौर्य वंश में बलि कर एक धार्मिक कर था, वैसे ही शायद हमारे उत्तराखंड में पौरव वंश के समय बलि कर एक धार्मिक कर हुआ करता था, धार्मिक कर। ठीक है, ये जानकारी स्पष्ट जानकारी नहीं है, फिर भी इतिहासकारों ने क्या कहा है कि हो सकता है ये धार्मिक कर हुआ होगा। तो लिख लेना आप लोग कि कैसा कर होगा, ये धार्मिक कर। ठीक है, चलो तो ये 3 प्रकार के कर मिलते हैं भाई। भाग कर कैसा कर था, भूमि कर, और भोग कर व्यापार या नगद कर, और बलि कर धार्मिक कर। अब भाग कर लेने वाला जो अधिकारी होता था, भाग कर लेने वाला अधिकारी, ठीक है, भाग कर लेने वाला अधिकारी, यहां पर देखना अधिकारी, भाग कर लेने वाला जो अधिकारी होता था, जो इस टैक्स को लेता था, उसको क्या बोलते थे, भागिक। दिख रहा है ये क्या, नहीं दिख रहा है, इस काल इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते थे, भागिक। भूमिकर, ये भूमिकर था, भूमिकर लेने वाले अधिकारी को क्या बोलते थे, भागिक, भागिक। ठीक है, ध्यान रखना, अधिकारी क्या था, भागिक। और नगद कर या व्यापार कर लेने वाला अधिकारी भौगिक, भौगिक होगा था, भौगिक। ठीक है, यह अधिकारी के नाम है कि व्यापार कर या नगद कर कौन लेता था, उस अधिकारी का नाम क्या था, भौगिक। ठीक है, और भूमि कर कौन सा अधिकारी लेता था, भागिक अधिकारी। यहां पर लिख लेना आगे अधिकारी। ठीक है, बस यहां पर ध्यान रखना भाई, 3 प्रकार के कर थे पौरव वंश में, भाग कर, भोग कर और बलि कर। बलि कर धार्मिक कर था, अब इसको लेने वाले इतनी स्पष्ट जानकारी नहीं है कौन लेता था, लेकिन फिर भी व्यापार कर और नगद कर को कौन लेता था, भौगिक, और भूमि कर लेने वाला अधिकारी भागिक। ठीक है, चलो एक लिख लेना, एक होता था कुरिक, कुरिक और कुलचारिक, चारिक। ठीक है, करिक होगा, करिक और कुलचारिक, ये दो अधिकारी, ये दो अधिकारी आपको देखने को मिलते हैं, करिक और कुलचारिक। ठीक है, ये क्या करते थे भाई, ये गांव से टैक्स इकट्ठा करने वाले होते थे। गांव से टैक्स, गांव से जो टैक्स मिलता था आपको, गांव से टैक्स इकट्ठा करने वाले अधिकारी। अब यहां पे समझना ढंग से, ठीक है, देखो भूमि कर लेने वाला अधिकारी कौन था, भागिक, और व्यापार कर या नगद कर लेने वाला अधिकारी भौगिक। ये तो बड़ा अधिकारी है। अब गांव गांव ये क्या पता कहीं गांव नहीं जा सकते हैं, तो गांव नहीं जा सकते ये पता है। ठीक है, अब ये क्या करेंगे, अपने सहायक, सहायक होते हैं कि गांव में तुम ऐसा करना, तुम टैक्स इकट्ठा करना, तुम मेरे को दे देना। तो ऐसे ही गांव में इनको नियुक्त किया था। तो गांव से जो टैक्स इकट्ठा करते थे, वो चाहे भूमि करो, चाहे व्यापार करो, चाहे नगद करो, कैसा भी करो, तो ये गांव से इकट्ठा करते थे टैक्स, और किसको देते थे, भागिक या भोगी के पास। एक प्रकार से कह सकते हैं आप, ये क्या थे, सहायक, सहायक कर अधिकारी। तो लिखना इसमें, कर और कुलचारिक में गांव से कर इकट्ठा करने वाले अधिकारी, गांव से टैक्स लेने वाले, गांव से टैक्स लेने वाले अधिकारी। यह सहायक, सहायक अधिकारी होते थे, सहायक, सहायक अधिकारी होते थे। ठीक है, चलो सहायक अधिकारी होते थे। आगे देखो, भूमि के बारे में कर पढ़ रहे हैं भाई। भूमि लेने वाला अधिकारी कौन था, भूमि कर। भूमि कर लेने वाला अधिकारी भागिक। भूमि से कौन सा कर मिलता था हमें, भाग कर। ठीक है, भाग कर भूमि से।
और भूमि कितने प्रकार की होती थी पौरव वंश में? दो प्रकार की। दो प्रकार की भूमि आपको पौरव वंश में देखने को मिलती है। एक भूमि का नाम था केदार भूमि, ठीक है, और एक भूमि का नाम था आपका सारी भूमि। सारी भूमि, एक भूमि का नाम क्या था? केदार भूमि, और एक भूमि का नाम सारी भूमि। केदार भूमि कैसी भूमि थी? सिंचित भूमि। केदार भूमि होती थी सिंचित भूमि, जहां पर सिंचाई की बहुत व्यवस्था होती थी। और सारी भूमि जैसे आजकल भी देखते हैं ऊपर पहाड़ों पर, जहां पर सिंचाई नहीं होती है ज्यादातर, ठीक है, ठीक है। असिंचित भूमि, असिंचित भूमि, या फिर आप इसको भी कह सकते हैं उखड़ भूमि, उखड़, उखड़ भूमि भी कह सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये दो प्रकार की भूमि आपको पौरव वंश में देखने को मिलती है, एक आपका केदार भूमि और दूसरी सारी भूमि। पूछे आपसे केदार भूमि कैसी भूमि थी? सिंचित भूमि, और सारी भूमि कैसी भूमि थी? उखड़ भूमि, असिंचित भूमि, ठीक है। भूमि के बारे में पढ़ रहे हैं तो भूमि मापन की इकाई, भूमि मापन इकाई, जैसे वर्तमान में ना कि नाली और मुट्ठी से हम भूमि को नापते हैं। हमारे राज्य में भूमि मापन का क्या है भाई? इकाई कौन सी है? नाली और मुट्ठी। लेकिन पौरव वंश में नाली और मुट्ठी नहीं थी। पौरव वंश में भूमि इकाई मापन की कुछ अलग ही इकाई थी, ठीक है। भूमि मापन इकाई, भूमि को किससे मापते थे, ठीक है। तो पहला है, तीन प्रकार की हमें देखने को मिलती है, द्रोण वापन, द्रोण मापन नहीं, मापन मत कर देना पीछे, द्रोण वापन, ठीक है। द्रोण वापन के बाद कुल्य वापन, दूसरा था कुल्य वापन, कुल्य वापन, और तीसरा आपका खार वापन, खार वापन। तो अगर आपसे पूछे कि पौरव वंश में भूमि मापन की कितनी इकाई थी? तीन, ठीक है, द्रोण वापन, कुल्य वापन और खार वापन, ठीक है। या फिर अगर आपसे उल्टा क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि पौरव वंश में द्रोण वापन क्या था, कुल्य वापन क्या था, या खार वापन क्या था, तो भूमि मापन इकाई, ठीक है। तो ये था आपका क्या? भूमि। चलो अब हम इसमें पढ़ेंगे सेना, पौरव वंश की सेना। ये लिख दिया ना, नोट कर दिया ये। देखो, पौरव वंश में सेना, सेना का सर्वोच्च अधिकारी होता था, सर्वोच्च, सर्वोच्च अधिकारी, सर्वोच्च अधिकारी, बलाध्यक्ष। पौरव वंश में सेना का सर्वोच्च अधिकारी, उसे क्या बोलते थे? बलाध्यक्ष, ठीक है। और ये बलाध्यक्ष क्या करता था? सेना का पूरा संगठन देखता था। कितने प्रकार की सेना मिलती है हमें पौरव वंश में? तीन प्रकार की, ठीक है। तीन प्रकार की सेना मिलती है। एक थी गज सेना, गज सेना, एक थी आपकी अश्व सेना, अश्व सेना, और एक थी आपकी पैदल सेना, पैदल सेना। तीन प्रकार की सेना आपको पौरव वंश में मिलती है। कत्यूरी वंश पढ़ेंगे हम, कत्यूरी वंश में हमारे पास चार प्रकार की सेना देखने को मिलती है, ठीक है। यहां पर ध्यान रखने योग्य बात कौन सी है भाई, कि जो गज सेना थी, गज सेना, ठीक है, इसका जो सर्वोच्च अधिकारी होता था, गज, देखो तीनों सेनाओं का सर्वोच्च अधिकारी कौन है? बलाध्यक्ष, तीनों सेनाओं का। सिर्फ गज सेना का बोल रहा हूं मैं। गज सेना का सर्वोच्च अधिकारी गजपति, गजपति, या फिर इसे बोलते थे पीलूपति, पीलूपति, सर्वोच्च अधिकारी, लिख लेना आगे, सर्वोच्च अधिकारी, ठीक है। और अश्व सेना का सर्वोच्च अधिकारी अश्वपति, और पैदल सेना का सर्वोच्च अधिकारी होता था जयनपति, जयनपति। तो ये याद रखने लायक है यहां पर कि पौरव वंश में जयनपति कौन था, जयनपति, या पौरव वंश में पीलूपति कौन था भाई, पीलूपति। तो पीलूपति गज, गज यानी कि हाथी सेना का सर्वोच्च अधिकारी, और जयनपति पैदल सेना का सर्वोच्च अधिकारी। और तीनों सेनाओं का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता था? बलाध्यक्ष। तीनों सेनाओं का पूछे, बलाध्यक्ष। सेनापति कौन होता था? बलाध्यक्ष। सेना का पति बलाध्यक्ष, ठीक है। और अलग अलग सेना का पूछे तो जैनपति, अश्वपति, या फिर पीलूपति, ठीक है। चलो अब लास्ट बचता है इसमें पौरव वंश का मंत्री परिषद, ठीक है, पौरव वंश की मंत्री परिषद। चलो ये हो गया आपका, है नहीं हुआ? चलो इतने आराम आराम से नोट्स बनाओगे तब तो लगेगा एक साल। तेज रखो स्पीड, तेज। ऐसे लिखती है घर पे, स्कूल वहाँ पे भी, कॉलेज में नोट्स बनाती है इतना आराम आराम से। चलो
पौरव वंश की मंत्री परिषद, पौरव वंश की मंत्री परिषद, पौरव वंश की मंत्री परिषद। ठीक है, यहां से भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं आपको भाई। देखो मंत्री परिषद में सबसे ऊपर होता है राजा, राजा, राजा के नीचे अमात्य, पौरव वंश में अमात्य। ठीक है, अमात्य के नीचे कुमारात्य, कुमाराध्य। ठीक है, इसके नीचे बलाध्यक्ष, बलाध्यक्ष, बलाध्यक्ष के नीचे, ठीक है, इसके नीचे है कार्किक, 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 कार्गिक। ठीक है, कार्गिक, कार्गिक के नीचे दंडपासिक, दंडपासिक। दंडपासिक। ठीक है, अभी और भी है नीचे अधिकारी, लेकिन पहले इतना लिखो, फिर आपके बाकी अधिकारी के बारे में एक एक करके बोलता जाऊंगा, फिर आप लिखते जाना। देखो पौरव वंश में राजा को क्या बोलते थे, राजा को राजा ही है भाई। अमात्य क्या होता था, प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री होता था जो राजा के बाद उसकी सहायता करता था। ठीक है, या फिर कह सकते हैं जब कभी राजा, ठीक है, नहीं रहता है या कहीं बाहर चला गया है तो उसकी देखभाल फिर राज्य की कौन संभालता है, प्रधानमंत्री। कुमाराध्य होता था कुमार, कुमार आप जानते हैं राजा का पुत्र, कुमार। बलाध्यक्ष मैंने आपको बताया था, पौरव वंश में बलाध्यक्ष क्या था, सेनापति। ठीक है, सेनापति। कार्किक, कार्गिक थोड़ा ध्यान रखना भाई कार्गिक के बारे में। ठीक है, कार्गिक में लिखना आगे, लोगों की प्रार्थनाओं को राजा तक ले जाने वाला अधिकारी, लोगों की प्रार्थनाओं को राजा तक ले जाने वाला अधिकारी, लोगों की प्रार्थनाओं को राजा तक ले जाने वाला अधिकारी, लोगों की प्रार्थनाओं को राजा तक ले जाने वाला अधिकारी, लोगों की प्रार्थनाओं को राजा तक ले जाने वाला अधिकारी कौन होता था, कार्गिक। दंडपासिक, दंडपासिक पुलिस कह सकते हैं आप एक हिसाब से। ठीक है, दंड देने वाला या न्याय देने वाला, दंडपासिक। ठीक है, चलो इसके अलावा देखो, अब इसके अलावा आगे मैंने आपको बताया था एक करिक और दूसरा क्या बताया था, कुलचारिक बताया था। क्या लिखा इसमें, गांव से टैक्स इकट्ठा करने वाले अधिकारी, गांव से टैक्स लेने वाले अधिकारी, एक प्रकार से जो अधिकारी होते थे कर लेने वाले, जैसे भागिक भौगिक उसके सहायक। तो गांव से टैक्स लेने वाले अधिकारी कौन होते थे, करिक और कुलचारिक। अगला लिखना कायस्थ, पौरव वंश में कायस्थ कौन था भाई, कायस्थ अधिकारी, ध्यान रखना पौरव वंश में कायस्थ अधिकारी लिखो, वो पहले लिखा रखा है मैंने करिक और कुलचारिक के बारे में। कायस्थ, कायस्थ में लिखना भूमि की नाप छाप करने वाला अधिकारी, भूमि की नाप छाप, नाप छाप करने वाला अधिकारी। अगर आपसे पूछे भूमि की नाप छाप करने वाला अधिकारी पौरव वंश में से क्या बोलते थे, कायस्थ। कत्यूरी वंश आएगा तो वहां पे कुछ और बोलेंगे, पंवार वंश आएगा, अंग्रेज आएंगे, अंग्रेज पटवारी बोल देंगे, वहां पर कायस्थ को पटवारी बोलेंगे। ठीक है, गोरखा कुछ और बोल देंगे नेपाली भाषा में, भूमि की नाप छाप करने वाले। लेकिन पौरव वंश पढ़ रहे हैं तो पौरव वंश में ध्यान रखना। कोटाधिकृत, अगला लिखना कोटाधिकृत, ये भी अधिकारी था, कोटाधिकृत नाम का अधिकारी। ठीक है, कोटाधिकृत राजमहल की देख रेख करने वाला अधिकारी, राजमहल की देख रेख करने वाला अधिकारी, राजमहल की देख रेख करने वाला अधिकारी कोटाधिकृत, राजमहल की देख रेख करने वाला अधिकारी कोटाधिकृत। प्रतिहार, एक अधिकारी था प्रतिहार नाम का, प्रतिहार, प्रतिहार नामक अधिकारी किसका कौन सा कार्य करता था, ये राजा व राज परिवार की देख रेख करने वाला, राजा व राज परिवार की देख रेख करने वाला अधिकारी, राजा व राज परिवार की देख रेख करने वाला अधिकारी। कोटाधिकृत क्या था भाई, ये क्या था, ये सिर्फ राजमहल की देख रेख करता था, जबकि प्रतिहार राजा की भी देखभाल करता था और पूरे राज परिवार की भी करता था, राज परिवार और पूरे राजमहल की कौन करता था, कोटाधिकृत। भाई देखो यहाँ कोटाधिकृत से समझना, कोटाधिकृत देखो पौरव वंश में राजधानी को बोलते थे कोट, पौरव वंश में राजधानी को बोलते थे कोट, कोट बोलते थे राजधानी को, जबकि पूरे उत्तराखंड में राजधानी को क्या बोला जाता था, हाट,
हाट बोला जाता था। सिर्फ पौरव वंश में कोट बोलते थे, बाकी कितने भी वंश आएंगे आगे, ठीक है, उसमें हाट बोलते थे, हाट। पूरे उत्तराखंड में हाट राजधानी को, और पौरव वंश में कोट बोलते थे, कोट। इसलिए पढ़ा है कोटाधिकृत, राजमहल, राजधानी की सुरक्षा करने वाला, ठीक है। चलो अगला लिखना, सुपकारपति, ये तो पूछा भी गया एग्जाम में, ठीक है। सुपकारपति पूछा गया ये एग्जाम में। सुपकारपति एक अधिकारी था, सुपकारपति। सूप पीते हैं आप, है ना, पीते हैं ना, खाना, खाने से संबंधित, बस इतना ध्यान रखना, खाने से संबंधित है ये। क्या था भाई सुपकारपति? राजा के भोजनालय का अधिकारी, राजा के भोजनालय, भोजनालय का सर्वोच्च अधिकारी, राजा के भोजनालय का सर्वोच्च अधिकारी। भोजनालय का मतलब ये देख रेख करता था, राजा और राज परिवार के लिए या सैनिकों के लिए जो भोजन बनता था, वहां पर सबसे बड़ा अधिकारी सुपकारपति, ठीक है, भोजनालय का सर्वोच्च अधिकारी। चलो अगला लिखना, प्रमावतार, प्रमातार, प्रमावतार, 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 भूमि भूमि सर्वेक्षण अधिकारी, भूमि सर्वेक्षण अधिकारी, भूमि सर्वेक्षण अधिकारी। देखो भूमि की नाप छाप करने वाला कौन था? कायस्थ, जबकि भूमि सर्वेक्षण, भूमि का जो सर्वेक्षण करने वाला अधिकारी प्रमावतार, ठीक है। चलो अगला लिखना, संधि विग्रही, संधि विग्रह, संधि विग्रही, ये होता था आपका विदेश मंत्री, विदेश मंत्री, ठीक है। संधि विग्रही जो पौरव वंश में था, विदेश मंत्री था। द्विवीरपति, ये भी इंपॉर्टेंट है, द्विवीरपति, या फिर कहीं कहीं पर द्विवीर कोट भी लिखा होगा, द्विवीर कोट, द्विवीरपति या फिर द्विवीर कोट, एक ही बात है वो, ठीक है। द्विवीरपति या द्विवीर कोट ऐसे भी लिखा होगा आपको, द्विवीर कोट, द्विवीर कोट, ठीक है। तो दोनों लिख लेना, द्विवीरपति या द्विवीर कोट। लेखक, लेखक वर्ग का प्रधान अधिकारी कौन होता था? ये पौरव वंश में लेखक होता था, लेखक वर्ग का प्रधान अधिकारी, लेखक वर्ग का प्रधान अधिकारी, लेखक वर्ग का प्रधान अधिकारी पौरव वंश में द्विवीरपति। भोजनालय का सर्वोच्च अधिकारी सुपकारपति, भूमि की नाप छाप करने वाला अधिकारी कायस्थ, भूमि का सर्वेक्षण करने वाला अधिकारी प्रमावतार, ठीक है। बाकी कौन सा बचा? राजा और राज परिवार, राजा और राज परिवार की सुरक्षा करने वाला प्रतिहार। कोटाधिकृत यानी कि राजमहल की सुरक्षा करने वाला कोटाधिकृत। 2-3 बचे हैं, उसको भी लिख लो। कटुक, एक होता था कटुक, लिखना कटुक, कटुक, कटुक नामक अधिकारी गुप्तचर होता था, ये गुप्तचर पौरव वंश में, गुप्तचर, ठीक है, गुप्तचर होता था ये। दूतक, एक लिखना दूतक, ये होता था दूत, दूत जानते हो ना, संदेश भेजने वाला, दूत। तो ये कुछ पदाधिकारियों के नाम लिखे, अधिकारी थे पौरव वंश में, तो ध्यान रखना भाई इसके बारे में, ठीक है। बाकी अब अगला वंश कैसे स्टार्ट होगा उसके बारे में हम कल चर्चा करेंगे, कत्यूरी वंश के बारे में पढ़ेंगे हम कल, ठीक है। तो पौरव वंश के बारे में जितनी भी प्रशासनिक इकाई थी, जितने भी इनके राज्य के आय के स्रोत थे, या फिर इनके जानने के हमारे पास जितने भी सोर्स थे, वो सारी चीजें पढ़ी हमने, ठीक है। तो ध्यान रखना भाई, थोड़ा रिवाइज कर लो माइंड में। सबसे पहले ध्यान रखना, इस वंश के जानकारी के हमारे पास कितने सोर्स है? 2, कौन कौन से? तालेश्वर अभिलेख और वैनसोंग का यात्रा वृत्तांत, ठीक है। उसके बाद हमारे पास इस तालेश्वर अभिलेख में 5 राजाओं के नाम मिलते हैं। अग्निवर्मन, सबसे पहले विष्णुवर्मन, वृषवर्मन, अग्निवर्मन, द्वितीयवर्मन, विष्णुवर्मन द्वितीय, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा था कि इनका प्रशासन कैसे होता है भाई। प्रशासन में ध्यान रखना, सबसे ऊपर था आपका कौन सा? देश, देश के बाद प्रांत, प्रांत के बाद तहसील, तहसील के बाद ग्राम। जिला नहीं था, बस ध्यान रखना, जिला नहीं था पौरव वंश में, ठीक है। तहसील इकाई को क्या बोलते थे पौरव वंश में? पाठक। तहसील को क्या बोलते थे? पाठक, ठीक है। कितने प्रकार के कर थे? 3 प्रकार के, भाग कर, भोग कर और बलि कर। भाग कर भूमि कर, भोग कर व्यापार कर या नगद कर, और बलि कर धार्मिक कर, ठीक है। भूमि कर लेने वाला अधिकारी भागिक, व्यापार कर लेने वाला अधिकारी भोगिक, भोगिक, ठीक है। उसके बाद 2 प्रकार की भूमि थी, केदार भूमि, सारी भूमि। सिंचित भूमि केदार भूमि और असिंचित भूमि सारी भूमि। बाकी अधिकारी है कौन कौन से अधिकारी भाई? कायस्थ क्या करता था? भूमि नाप, ठीक है। कोटाधिकृत राजमहल का अधिकारी। प्रतिहार राजा और राज परिवार की सुरक्षा। सुपकारपति भोजनालय का सर्वोच्च अधिकारी। प्रमावतार भूमि सर्वेक्षण अधिकारी। संधि विग्रह विदेश मंत्री। द्विवीरपति या द्विवीर कोट क्या था? लेखक वर्ग का प्रधान अधिकारी।
बाकी गुप्तचर कौन होता था? कटुक। गुप्तचर को क्या बोलते थे पौरव वंश में? कटुक। और दूत क्या होता था? दूतक, संदेशवाहक। तो ये सारी चीजें हैं, ज्यादा जानकारी नहीं है हमारे पास पौरव वंश की, जितनी जानकारी थी वो सारी हमने पढ़ ली है। ठीक है, चलो।